माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। देश की जय ने क्या मतलब होता है इसका? ऐसा देश जब हम कहते हैं हमारे देश की जय हो, इसका क्या मतलब? कई बड़ी सभा है, फिर छोटा इंटेलेक्चुअल्स के बीच सेमिनार का आयोजन है, फिर ऐसे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं समाज में, वो कोई व्यवसायी वर्ग है, कोई विद्यार्थी वर्ग है, ऐसे समाज जीवन के विभिन्न ऐसे वर्गों के बीच दत्तोपंत जी का जन्म शताब्दी वर्ष में उनका स्मरण, उनको श्रद्धांजलि इस नाते से सारे देश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मुझे अच्छा लगा, मैं हमारी जो बरौनी रिफाइनरी की यूनियन है, श्रमिक विकास परिषद, उसके सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर इन्होंने यहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। दत्तोपंत जी के जीवन के संदर्भ में कुछ बातों का भी जिक्र श्रीमान ओझा जी कर रहे थे। मैं सारे देश में जाना, हमको मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए अवसर मिला। मैं एक अलग प्रकार का निवेदन सभी को कर रहा हूं। सामान्यतया जयंती मनाना, स्मरण करना यानी क्या, तो एक परंपरा सी बन गई है देश में। उस महापुरुष का चित्र सामने रखना, कुछ पुष्पांजलि करना, धूप दीप करना, और फिर उनके जन्म के समय से उनकी अंतिम यात्रा तक के उनके सभी पड़ाव का वर्णन करना। लेकिन मेरा मानना है दत्तोपंत जी की इच्छा ऐसी नहीं थी। उनका पूरा व्यक्तित्व अगर हम देखें तो दत्तोपंत जी एक क्रियाशील आदमी थे, क्रियाशील व्यक्ति थे। ही वॉज मैन ऑफ एक्शन। और महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों के जो संदेश हमको रहे, किसी भी महापुरुष की अपेक्षा या इस प्रकार का संदेश नहीं था कि मेरे जाने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद मुझे याद करना, मेरा भजन करना, ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा सबने? हर महापुरुष की इच्छा रही है, मेरे जाने के बाद मैंने जो काम प्रारंभ किया था उस काम को आगे बढ़ाना है। तो सारे देश में इस दत्तोपंत जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक निवेदन जो हम दोहरा रहे कि दत्तोपंत जी की जन्म शताब्दी मनाना है ना, दत्तोपंत जी के काम को आगे बढ़ाने के विषय में विचार करना। वो एक्शनेबल व्यक्ति थे और इसलिए कई प्रकार से बाकी महापुरुषों के साथ तुलना करें। तुलना यानी महापुरुष सब एक से एक बड़े हुए, कोई बड़ा महापुरुष, कोई छोटा महापुरुष, ऐसा कहते हुए नहीं। तो दत्तोपंत जी ने जिन विचारों के साथ समाज के जीवन में काम प्रारंभ किया, आज हम निगाह डालते हैं उनका आर्थिक चिंतन। पहला जो उनका एक बड़ा विषय सब लोग समाज के सम्मुख रखते हैं कि दत्तोपंत जी का आर्थिक चिंतन समाज के सम्मुख उन्होंने रखा। तो आज देश में अर्थशास्त्रियों की कमी है क्या? बहुत सारे लोग हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भी ऐसे लोग हैं। मैं बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को मिलता हूं और उनको पूछता हूं, आप जो इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, किताबें लिख लिख करके लाइब्रेरी भर दी है, आपकी सोच का, आपके इस विचार का आखिर होगा क्या? ये किताबें, ये आपका विचार, ये आपका ग्रंथ अलमारी में बंद रहेगा, ये सड़क पर कभी क्रांति नहीं कर सकता। तो आप जो सोचते हैं वो लागू हो तो क्या करना, कैसे करना? तो बहुत सारे ऐसे जो अच्छे विचारक, साहित्यकार लोग कहते हैं यार आपकी बात सही है, हम सोच सकते हैं, लेकिन इस सोच को लागू कैसे करना मुझे मालूम नहीं। दत्तोपंत जी इस सदी के इन सब महापुरुषों की तुलना में एक अलग प्रकृति के, अलग श्रेणी के व्यक्ति थे। उन्होंने केवल विचार नहीं किया, उन्होंने जो विचार किया उसको लागू कैसे करना। देश की जय ने क्या मतलब होता है इसका?
तो देश की जय होना है ना इस देश में। और हम सब तो जिस देश के लोग हैं, व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, चींटी, पशु, पक्षी, कुत्ता, जानवर, सबके कल्याण की कामना। चींटी के लिए आटा डालते हैं, चिड़िया के लिए पानी रखते हैं, कुत्ते को भी रोटी निकालते हैं। ऐसा समाज, ऐसा देश जिसके समाज में हर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना रहती है, ऐसा देश जब हम कहते हैं हमारे देश की जय हो, इसका क्या मतलब? हमारे देश में सभी लोग सुखी होने चाहिए, सभी लोग समृद्ध होने चाहिए, सभी लोग सब प्रकार से संपन्न होने चाहिए। तो हमारा देश समुन्नत देश बने, इसके नाते हमारे देश की जय हो इस नाते से जब विचार करते हैं, तो मैंने कहा कि जो मौलिक कल्पना करती सब प्रकार के धन धान्य से, सब प्रकार की संपदा से परिपूर्ण, तो ये करेगा कौन? देश सब प्रकार से खुशहाल हो, धन धान्य से पूर्ण हो, ये करता कौन है? तो हम सब जानते हैं हमारे देश में मजदूर, किसान, ये जो देश में क्रिएटर के नाते करने वाला, सृजक, निर्माता, और इस नाते से देश का किसान, देश का मजदूर, जो किसी राष्ट्र और समाज में निर्माण का काम करने वाला, समाज और देश को आगे लेके जाने वाला, और इस नाते से जब विचार करते हैं तो भारत में कौन लोग हैं? भारत माता की जय हो, यानी इस देश में जय का काम करने वाले कौन लोग हैं? तो विचार करते हैं, आज आप सबके ध्यान में आता होगा, हमारी कुल आबादी के लगभग 87 से 90% लोग वो लोग हैं जिनका जीवन यापन खुद के श्रम करने से या श्रम करने वालों के ऊपर आधारित है। यानी 90% इस देश की आबादी का जीवन यापन श्रम के बदले मिलने वाली आय, या परिवार में कोई श्रम करता है उसकी आय से चलने वाली ऐसी सृष्टि, यानी देश में 90% लोग श्रम करने वाले लोग हैं। तो अगर इस देश की जय हो ऐसा बोलते हैं, भारत माता की जय हो ऐसा चाहते हैं, और हम जानते हैं कि यह जय सुनिश्चित करने के लिए उस देश के समाज के जो मजदूर, कृषक, किसान, ऐसे सब लोग जो निर्माण करने वाले, सृजन करने वाले ऐसे लोग हैं, इन सबके इस काम में आगे आने से बात बनती है। और जब हम भारत में उनका दर्शन करते हैं तो 90% आबादी वही लोग हैं जो श्रम पर आधारित जीविका जिनकी चलती है। अब इस नाते से जब हम हमारे समाज का एक चित्र देखते हैं तो 90% लोग जो समाज का, देश का निर्माण करने वाले लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना से पहले मजदूरों के बीच कुछ संगठन काम करते थे, हमारे वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट लोग। तो जो समाज को बनाने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला ऐसा वर्ग, उसको ये कम्युनिस्ट क्या दिशा दे रहे थे? सबका हित, सबकी साधना, देश को समुन्नत ऐसा बनाने वाला वर्ग, मजदूर, किसान, उसको हमारे देश के कम्युनिस्ट दिशा दे रहे थे कि तुमको केवल तुम्हारा अपना चिंतन, तुम अपनी मांग तक सीमित हो, बस तुमको देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं। और कैसा नारा दिया गया? मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। यानी मुझे जो चाहिए वो होना चाहिए, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी देश का, किसी समाज का 90% आबादी खुदगर्जी के साथ खड़ा हो जाएगा कि मैं बाकियों की परवाह नहीं करता, मुझे तो केवल मेरा, मुझे तो केवल अपना, मुझे तो केवल खुद का चिंतन करना है। ऐसे देश की जय कभी हो सकती है? और इसलिए जो देश को बनाने वाले वर्ग को गुमराह करने वाली ऐसी ताकतें लग गई थी, हम भारत माता की जय का सपना देखने वाले ऐसे लोग,
और जो ये जय सुनिश्चित करते हैं उनको जो रास्ता दिखा रहे थे कि तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तुम केवल अपना ध्यान करो बस। तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि में ये बात है, हम ये देश यशस्वी हो, इस देश की जय हो, ऐसा सोचते हैं तो जय सुनिश्चित करने वाला ऐसा जो बड़ा वर्ग, जो 90% इस देश की आबादी है, उसको एक चिंतन आना चाहिए, उसको एक दिशा मिलनी चाहिए, उसको एक बोध होना चाहिए कि तुम इस देश को बनाने वाले, चलाने वाले हो। और इसलिए जो मौलिक काम, जो पहला और अकेला एक काम भारतीय मजदूर संघ का है, इस देश के वो 90% लोग जो समाज में सृजन का काम करने वाले ऐसे लोग हैं, उनको यह देश मेरा है, इसका भान, इसका एहसास, इसका गर्व आना चाहिए। और इस नाते से इस काम में हम सब लोग लगे। अभी जैसा हमें बताया गया, बीएमएस की स्थापना 55 में हुई। यहां पर बैठे आप सब, हम सब भी मजदूर वर्ग से हैं, मजदूर आंदोलनों से जुड़े हैं। हमने जिस समय मजदूरों को बताना प्रारंभ किया, बीएमएस ने जब कहा कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र को प्रथम रखता है, राष्ट्र का हित हो, फिर उद्योग का हित हो, फिर मजदूर हित की बात, तो एक कम्युनिस्ट लोग बताते थे ये राष्ट्रवाद से मजदूरों को क्या लेना देना, मजदूर तो केवल अपने हित की बात करता है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ लगातार इस आग्रह, इस निवेदन और इस प्रबोधन के साथ समाज के बीच काम करता रहा। और आप में से भी किसी ने सुना होगा, एक बहुत मार्मिक उदाहरण दत्तोपंत जी हम सभी के सामने लाते। एक डिबेट में जब इन कम्युनिस्ट भाइयों ने पूछा देश से क्या मतलब है हमारा, तो एक उदाहरण में दत्तोपंत जी ने हम सबको समझाया, आपको ख्याल में आएगा। और वो बताते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ मेला देखने जाता है। मेले में हम सब जानते हैं, मिठाई की दुकानें, खिलौने, कपड़े, सब प्रकार का सारा मेला होता है। तो बच्चा पिताजी की उंगली पकड़े मेले में घूम रहा, मिठाई की दुकान आती है तो कहता पापा मुझे मिठाई चाहिए। खिलौने की दुकान आती है तो बोलता मुझे खिलौना चाहिए। कपड़े की दुकान, जो भी दुकान आती बच्चा कहता मुझे यही चाहिए। पिताजी की उंगली पकड़े हुए मेला घूमते हुए दुकान पर दिखने वाली हर वस्तु, हर सामान बच्चा कहता पापा मुझे दिलवाओ बस। मेले में एक जोर का भीड़ आती है, एक रेला आता है, भीड़ में धक्का लगता है, बाप की उंगली बेटे के हाथ से छूट जाती है, बिछुड़ जाता है। बाप अलग हो गया, बेटा अलग हो गया। बेटा रोने लगता है, मुझे मेरा पिता चाहिए, मेरा बापू चाहिए। मेले में सब उसको पकड़ रहे हैं, बच्चा है, मिठाई ले लो, खिलौने ले लो। 2 मिनट पहले जो बच्चा अपने पिता की उंगली जब तक उसके हाथ में थी, उसे मिठाई चाहिए थी, उसे खिलौना चाहिए था, जैसे पिता की उंगली छूट गई, वही बच्चा, लोग उसको मिठाइयां उसके सामने रख रहे, कपड़े रख रहे, खिलौने रख रहे। वो बच्चा कहता है मुझे खिलौना, मिठाई, कपड़ा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बापू चाहिए, मेरा बाप चाहिए। ये देश जब तक हमारा है, खड़ा है, मजदूर के नाते हमको भी अच्छा वेतन चाहिए, अच्छा बोनस चाहिए, सब प्रकार की सुविधाएं चाहिए। लेकिन अगर देश नहीं रहा, हम गुलाम थे, अंग्रेजों का राज था, दूसरों का राज था, उस समय हम सब यही कहते थे हमारा राज होगा तो करेंगे। और इसलिए उस समय हमारे सभी नेताओं ने कहा हमको हमारा देश चाहिए, हमको आजादी आनी चाहिए, आजादी आनी है, देश को सुरक्षित रखना। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने इस प्रबोधन के साथ आज समाज का चित्र बदला है, समाज की स्थिति बदली है, मजदूर आंदोलन की स्थिति बदली है। कुछ सालों पहले जो ये लगता था समाज में कि शायद मजदूरों का विषय जानने वाले कम्युनिस्ट लोग ही हैं,
केवल इनको ही समझ में आता है। भारतीय मजदूर संघ को कुछ नहीं मालूम, दत्तोपंत को कुछ नहीं मालूम। लेकिन समाज के बीच हमने काम करते करते हम हमारे विषय के साथ प्रामाणिक थे, इसलिए आज नारा मैं लगाता हूं, सबने जवाब देना है। सब लोगों को लगा पता नहीं क्या नारा लगाएंगे, और उन्होंने नारा दिया भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उन्होंने कहा कि अब भारत में मजदूर आंदोलन वंदे मातरम और भारत माता की जय के बिना नहीं होता। जिन कम्युनिस्टों का अभी भी कान और बुद्धि नहीं खुली, उनको समझ लेना चाहिए यही भारतीय मजदूर संघ की जीत है। और देश का मजदूर आंदोलन कैसा चलना चाहिए, आज हम लीडर हैं, हम एजेंडा सेटर हैं, हम दृष्टि तय करते हैं, और बाकी के सारे लोग मजदूर संघ के इस चिंतन को फॉलो करने के लिए विवश है। अभी 8 तारीख को हड़ताल हुई थी, 20 दिन पहले। हम सब जानते हैं, अभी भी जिनको सबक नहीं मिला, इसे सब लोगों को समझ में आना चाहिए। 8 जनवरी की हड़ताल पहली ऐसी हड़ताल है जिसमें वर्कर्स ने हिस्सेदारी नहीं ली, क्योंकि ये राजनीतिक दलों की काल थी, इसीलिए किसी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं आया। कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी वर्कर, उनका विद्यार्थी, उनका किसान, उनके जो दूसरे संगठनों के लोग थे, जहां कहीं सड़कों पर उत्पात किया उन लोगों ने किया। लेकिन मेजॉरिटी का मजदूर इस देश का, उसने कहा कि हम पॉलिटिकल काल के लिए, राजनीतिक आह्वान पर राजनीतिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, दत्तोपंत जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर जो विषय लेकर के वो आगे बढ़े थे कि संपूर्ण मजदूर आंदोलन का चिंतन बदलना चाहिए, उस दिशा में हम काफी दूर तक आगे बढ़े। बचा हुआ जो पर्याय है, बचा हुआ जो विषय बचता है, मैं रास्ते में आते समय हमारे साथी से, हमारे प्रदेश महामंत्री सबसे चर्चा कर रहा था। यह मजदूर आंदोलन आइसोलेशन में नहीं चल सकता, लेकिन मजदूर आंदोलन को आइसोलेशन में ही चलाने की एक सोच रही होगी, और उसका परिणाम आ जा रहा है। उसका परिणाम क्या रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में मजदूर आंदोलन का मॉडल आज जो सबके सामने दिखता है, वो लेफ्ट का मॉडल है, लेफ्टिस्टों का मॉडल है। और उस मॉडल का जो अंतिम परिणति होनी चाहिए, वह विकास नहीं है। मजदूर आंदोलन विकसित नहीं हो सकता। और आज दुनिया में जो सोशल साइंटिस्ट हैं, समाज विज्ञानी हैं, वो सब लोग एक एनालिसिस लिख रहे हैं। भारत का हो, भारत के बाहर का समाज विज्ञानी कोई भी जो लिखते हैं, मुझे मिलने वाले से बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई साहब ट्रेड यूनियन मूवमेंट डिक्लाइन हो रहा। तो मैं इनको पूछता हूं डिक्लाइन हो रहा था, कैसे है आपका निष्कर्ष? मैं भारतीय मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी के नाते हर 6 महीने में हमारे यहां हमारी कार्य समिति में नए संगठन संबद्धता के लिए आते हैं, और एक औसत है हमारे पास, हर साल लगभग 150 नई यूनियनें हमको संबद्धता के लिए आती हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं मेरे ऑफिस के रिकॉर्ड उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, हमको तो कहीं भी डिक्लाइन या गिरावट दिखती नहीं। आपको क्यों डिक्लाइन समझ में आती है? हमने सैकड़ों साल से शासन कर रहे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया, यह हमारी ताकत थी, हमने कर दिया। आजाद भारत के बाद इंदिरा गांधी जैसी इमरजेंसी लगाने वाली ताकत, समाज में आंदोलन खड़ा हुआ, समाज के लोग खड़े हो गए, इसको बदल दिए। इस समाज की ताकत, व्यवस्था, इसको जो जानने वाले हैं उनको समझना चाहिए। हमने अब तक क्योंकि सरकार ही बदलने के लिए कहा, और इस देश में अब तक हमने जब चाहा
दर्जनों सरकारें बदली हैं, जो उद्देश्य लेकर के चले थे उसको पूरा किया। ये डिक्लाइनिंग मूवमेंट है, किसको समझ में आता है? और आज फिर से कहता हूं, भारत में जो प्रजातांत्रिक प्रणाली चलती है उसमें राज्य या केंद्र में बैठी हुई कोई सरकार, किसी की यह ताकत और हैसियत नहीं कि इस देश का समाज खड़ा हो और वो उसके सामने अकड़ के खड़ा रहे। उसको झुकना ही पड़ता है, इस देश के समाज की ताकत है। अच्छों को झुकाया हमने। फिर मुझे प्रश्न पूछा गया, फिर विषयों के समाधान क्यों नहीं होते? तो विषयों के समाधान के लिए अब तक प्रयास हुआ क्या? दुर्दैव से, दुर्भाग्य से देश में मजदूरों की ताकत का इस्तेमाल करके सत्ता प्राप्त करने का एक उपक्रम चला। मजदूर संगठनें राजनीतिक पार्टियों के सत्ता पाने का साधन बन गए और दुनिया में, देश में जहां जहां भी मजदूर सत्ता प्राप्ति का साधन बनता है, वहां मजदूरों के प्रश्न सेकेंडरी हो जाते हैं। सत्ता प्राप्त करना यह प्राइमरी और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बन जाता है। तो अगर अभी तक प्रश्नों के समाधान नहीं आए, तो इसलिए क्योंकि सारी ताकत सत्ता बदलने में लगाई गई इन मजदूरों की। सत्ता हम बदलते रहे, हमारे विषयों का समाधान हो, इसके लिए हमने जोर नहीं लगाया। मजदूर आंदोलन ने जोर नहीं लगाया और इसके पीछे सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र है। कार्ल मार्क्स ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के जो देवता हैं, उन्होंने कहा कभी मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं होने देना, क्योंकि मजदूर अगर उसके प्रश्न का समाधान हो गया, संतुष्ट हो गया, तो वह क्रांति नहीं करेगा। देश में, दुनिया में क्रांति आए, लोगों ने मरना चाहिए, तो मरेगा तब जब भूखा रहेगा, तड़पड़ाएगा, उसकी बातें नहीं पूरी होगी, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों के तंत्र में जो विषय चले, जो प्रयत्न चले, उन्होंने केवल लोगों की अपेक्षा जगाना, प्रश्न का समाधान करना नहीं, और इसलिए प्रश्नों के समाधान नहीं आए। भूख बढ़ाते गए, भूख बढ़ाते गए, सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता बदलने के लिए मजदूरों की ताकत का इस्तेमाल करते गए। अगर इस ताकत का, इस व्यवस्था का देश के प्रश्नों के समाधान के लिए लगता, मजदूरों के सवालों के समाधान के लिए लगता, तो उसका समाधान निकलता है। भारतीय मजदूर संघ ने जो पहले दिन से हमने कहा कि हमें गैर राजनीतिक संगठन के नाते किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करना। इस देश का जो मजदूर है, और हमने कहा जो इस देश में शोषित, पीड़ित, ऐसे जो सबसे पीछे, उसके कल्याण के लिए काम करना, उसके उत्थान के लिए काम करना, और इस नाते से इस सारे बड़े समाज का संगठन करना और इस सारे प्रश्नों का समाधान है। इसलिए उसका एक सम्यक विचार आना चाहिए। आज सारे देश में भारतीय मजदूर संघ का काम बढ़ रहा, मजदूर संघ का काम बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा बढ़ रहा। तो इस देश में खुशहाली है, इस देश में मजदूरों को उनका जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है वो सारी पूरी होनी चाहिए। और इस नाते से जब विचार करते हैं, तो आज जो व्यवस्था चलती है, आज की अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, जो ढांचा है, इस मॉडल में, इस ढांचे में इसका समाधान नहीं आ सकता। तो व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जब व्यवस्था बदलने की बात आती है, तो निश्चित तौर पर किस किस प्रकार के उपक्रम करने होंगे सारी व्यवस्था को बदलने के लिए।
और इस सारी व्यवस्था का ताना बाना, इसके पीछे जो ताकतें लगी हैं, उन सारी ताकतों को समझना, पहचानना और इस प्रकार से एक बड़ा सम्यक, और अभी जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो अकेले कोई आइसोलेटेड मूवमेंट, कोई केवल कारखाने में काम करने वाले मजदूर के आधार पर चलने वाला संगठन, उससे बात नहीं होती। तो सम्यक समाज का, अभी जिसका मैं प्रारंभ में जिक्र कर रहा था, 90% इस देश के लोग इस समाज के उस वर्ग से हैं जहां श्रम के आधार पर जीविका चलती है, जिनको मजदूर, कामगार, किसान ऐसे बोलते हैं। ये जो अब तक आंदोलन का, अब तक संगठन का जो ढांचा, जो तंत्र चलता रहा, जिसने केवल कारखानेदार मजदूरों की यूनियनों का विषय ढांचा सामने रखा, भारतीय मजदूर संघ का आह्वान है कि शबदूर समाज के ऐसे सब लोगों का संगठन। मुझे कई बार प्रश्न आता है कि साहब हम वहां रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, हमारा रजिस्ट्रार कहता है इनको ट्रेड यूनियन के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। हमने बीएमएस के नाते का आह्वान किया है, हमको संगठन करना है, वो ट्रेड यूनियन के अंतर्गत होगा, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होगा, किस एक्ट के अंतर्गत होगा, उसकी चिंता मत करो। ये ट्रेड यूनियन एक्ट हमारी बाइबल नहीं है, ये 1926 में बना कानून है। उसने जो ट्रेड आइडेंटिफाई किए थे, भारत एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। हम पैदाइशी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। कानून बनाने वाले विदेशी लोग थे, जिनको हमारे देश के ताने बाने का पता नहीं, इसलिए उन्होंने जो कानून बनाया उसी कानून से नापना, उसी फ्रेम में फिट होना, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक मौलिक आवश्यकता है सबको संगठित करना। तो इसलिए समाज में, गांव में किसान, मजदूर, ऐसे सब प्रकार के लोगों का एक संगठन खड़ा होना, वो किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत किंतु एक संगठित स्वरूप उनका बनने की आवश्यकता है। और एक जो दूसरा हमने निवेदन किया है, केवल बीएमएस तो नहीं, तो बाकी के लोग भी जो मजदूरों, किसानों के बीच काम करते हैं, उसके लिए जब सरकार ने योजना करी तो एक हफ्ते के अंदर ही देश में 60-62 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए। लोकसभा का चुनाव पूरा हो गया, 7-8 महीने बीत रहे होंगे, उसके बाद से अब तक केवल 2 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए। कौन है जो काम नहीं कर रहे? जोर लगता है तो हफ्ते भर के अंदर 60-62 लाख लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और अगर जोर नहीं लगता तो कोई तंत्र तंत्रिका काम नहीं करती। ये गरीबों के लिए कुछ योजनाएं, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम लाती है, बजट एलोकेट होता हो, लेकिन पैसा खर्च नहीं होता। ये खर्च करने के लिए जिम्मेदार लोग जो है वो कौन है? और मैं तो साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, देश में किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप हो, वो सामान्य जन के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। उसको मालूम है हर 5 साल बाद तुम्हें जनता के बीच जाना है। लेकिन ये व्यवस्था में बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एक एग्जाम पास करते हैं और 60 साल की उम्र तक के लिए नौकरी पक्की हो जाती है। अगर देश में मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, देश की व्यवस्था के साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो ये सिस्टम में, व्यवस्था में बैठे ये ब्यूरोक्रेट। देश में अगर कोई लड़ाई खड़ी होनी है, देश में अगर कोई संघर्ष खड़ा हो रहा है, तो इस देश की इस व्यवस्था में बैठे लोग, इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संघर्ष खड़ा किया जाना चाहिए। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ के नाते हमने जो पहल करी है कि इस बड़े संगठन, बड़े तंत्र के साथ फिर कहते
मंदी कैसे आती है? तो कह रहे साहब मंदी ये है कि बाजार में सामान जो है उसके खरीदार नहीं है। खरीदार क्यों नहीं है भाई? खरीदार इसलिए नहीं है कि खरीदार की ताकत कम हो रही है, खरीदने की ताकत। उद्योगों ने, उद्योगपतियों ने, इंडस्ट्रीज ने ऐसे तंत्र विकसित कर रहे हैं जहां कम से कम पैसा देना पड़े ऐसा मजदूर रखना। आजकल अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 आ रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी। खेत में धान की रुपाई से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का सारा काम रोबोट करेगा, आदमी का कोई काम नहीं रहेगा। वर्षों पहले दत्तोपंत ने कहा था, पुराने लोग जानते होंगे, आने वाले समय में एक इंडस्ट्री में 2 प्राणी रहेंगे, एक कुत्ता रहेगा, एक आदमी रहेगा। कुत्ता चौकीदारी करेगा फैक्ट्री की कि कोई इसको नुकसान न पहुंचाए, आदमी कुत्ते का दाना पानी देता रहेगा कि कुत्ता जिंदा रहे, बाकी किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो आ रही, जो मशीनों के द्वारा अगर सारा काम होगा, मजदूर नहीं रखे जाएंगे, उनको वेतन देने की, तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा था, हमारे देश का ताना बाना कैसा, 90% लोग वो हैं जो वेतन पर, मजदूरी पर निर्भर करते हैं। भारत में तुम बाजार चलाना चाहते हो, कौन है बाजार में खरीदार? ये 90% लोग हैं। इनको नौकरी नहीं देना चाहते, काम मशीन से करवाना चाहते हो, और फिर कहते हो मेरा बाजार में सामान नहीं बिक रहा। सामान कौन खरीदेगा? बुलाओ मशीनों को, खरीदे सामान। अगर सामान खरीदा जाए ऐसा चाहते हो तो आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में काम करने के लिए मनुष्य आना चाहिए। हर चीज की एक हद होती है। ये जो पूंजीपति लोग थे अभी वो भी एक हद पर पहुंच गए, चिल्ला रहे हमारा सामान नहीं बिक रहा, बाजारें डंप पड़ी है, फैक्ट्री में माल बिका, सब बाजार में पड़ा, लौट नहीं रहा, क्योंकि माल बिकेगा नहीं तो जो पैसा फंस गया कैसे आएगा। इसके लिए तरह तरह के नुस्खे ढूंढे जा रहे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी एक नुस्खा लेके आए थे, 72,000 रुपए साल में देंगे। जो अखबार पढ़ते लोग होंगे उनको समझ में आता होगा, एक थ्योरी चलाई गई थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बिना कुछ किए हुए ही कुछ पैसा हर महीने सबको दो। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों ने चलाया, क्योंकि उनका माल बाजार में पड़ा है, खरीदता कोई नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं लोगों को, क्योंकि रोजगार नहीं, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलती, तो माल कैसे बिकेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, 4-6 हजार रुपए ऐसे दे दो लोगों को, माल तो बिकेगा। उसके बाद क्या होगा? और इसलिए मनुष्यों के संसार में रोबोट्स के आधार पर व्यवहार चलाओगे, ये सृष्टि चलने वाली है क्या? और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने आह्वान किया कि व्यवस्था में इस सोच के आधार पर बैठे हुए लोग, इनको अपनी बुद्धि ठीक करने की जरूरत है। नहीं तो धरती पर इस प्रकार की व्यवस्था अब और आने वाले समय में चलने वाली नहीं है। भारतीय मजदूर संघ ने इसलिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया। हमने जो भी चित्र रखा, जो विषय आपके सम्मुख रखा, ऐसे संपूर्ण समाज के एक बड़े संगठन के साथ सत्ता में बैठे, व्यवस्था में बैठे से सब लोगों के सम्मुख भारतीय मजदूर संघ ने एक आह्वान रखा है। यह देश, यह दुनिया मानवता के चिंतन के आधार पर चलती है। ये मशीनों का, टेक्नोलॉजी का संसार चलाकर कुछ लोग चलना चाहते होंगे, तो ये व्यवस्थाओं का संघर्ष आ गया। और ये जो चीजें मनुष्यों ने इजाद की है, इनको मनुष्य ही समाप्त करने वाले हैं। और इसलिए यहां पर हमारी बैठी हुई बहनें, हमारे तमाम सारे भाई, जिनके रोजगार में आज उनका वेतन इतना कम है, वो भी मिलता नहीं,
वर्षों वर्ष लोग काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, वो ठेके पर है, वो स्कीम वर्कर के नाम पर है, वो मध्याह्न भोजन है, वो आशा है, वो आंगनबाड़ी है। पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, पूरा का पूरा चित्र बदल दिया गया। पूरा का पूरा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में बदल गया। और इसलिए सरकार को हमने कहा दो चीजें सुनिश्चित करनी है। देश का एक भी आदमी पेंशन और चिकित्सा की सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और जब पेंशन और चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो इसका भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं। एक बेहतर जीवन यापन के लिए जितना हो सकता है वो सरकार ने सुनिश्चित करने की बारी है। जब हमें मांग करें तो हमारे सामने प्रश्न आ जाते हैं। आज अभी कल एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की बात आई, या हमारे रिफाइनरी के लोग हैं, बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन की डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है। और तमाम सारे जो तर्क देने वाले लोग हैं कि एयर इंडिया तो घाटे में चली गई, देश के टैक्स पेयर जो कर देते हैं उनके पैसे से इसको क्यों चलना चाहिए, प्रॉफिट वाले जो पब्लिक सेक्टर्स इनको सबको बेच करके सरकार ने अपना काम चलाना चाहिए। अभी हमने सख्ती से कहा ये जो देश में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं जो ये तर्क देते हैं कि देश के पब्लिक सेक्टर टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलने चाहिए, इसे प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाना चाहिए, मैं उन सबको बताना चाहता हूं और पॉलिसी मेकर्स को भी सतर्क करना चाहता हूं। देश को, देश की जनता को ज्यादा देर तक अंधेरे में मत रखो। एयर इंडिया के बारे में जो तथाकथित विद्वान लोग ये तर्क दे रहे हैं कि एयर इंडिया टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलनी चाहिए, कोई प्राइवेट आकर के चलाए। अगर केवल एयरलाइंस की बात करूं तो 7 एयरलाइंस आज तक बंद हो चुकी हैं। सहारा होगी, किंगफिशर होगी, अभी वो थोड़े दिन पहले बंद हुआ, जेट एयरवेज है, ऐसे कितने लोग बंद हुए। और मैं सबको पूछता, इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए अपनी बीबी का गहना बेचा था या खेत बेचा था? इन सब लोगों ने इसी देश के बैंक से कर्जा लिया, कंपनियां घाटे में चली गई, बैंकों का कर्जा नहीं लौटाया, बैंक एनपीए हो गए, बैंक घाटे में चले गए। सरकार बैंकों का घाटा दूर कर रही है। मैं इन सब आर्थिक पंडितों से पूछना चाहता हूं, जो बैंक का घाटा दूर कर रही है सरकार, जिसका दिवाला बिगाड़ा था इन प्राइवेट कंपनियों ने, यह पैसा टैक्स पेयर का नहीं है क्या? तो देश के सार्वजनिक पैसे की लूट प्राइवेट कंपनियां बैंक लूटेंगी, बैंकों को फिर से भरते रहो, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो इस देश के विकास का एक अलग प्रकार का मॉडल है, रीजनल डेवलपमेंट करी, डिसेंट क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दिया, डिसेंट बेस दिया, इनको आज इन पूंजीपतियों के दलाल जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, उनके तर्क, उनके आर्गुमेंट के आधार पर नीतियां बनाने का प्रयास होता है। हमने कहा है हम देश में एक बड़ी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश का कोई पब्लिक सेक्टर बिकेगा नहीं, कोई खरीदार आएगा हम उसको आने नहीं देंगे। ये हमारा अपना सरमाया है। मंत्री श्री विनय सिन्हा जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच जो सभी उपस्थित कार्यकर्ता हैं, जिनका योगदान इस जब भी कोई कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ का हम सब आयोजित करते हैं, इन कार्यकर्ताओं के बदौलत, इन माताओं एवं बहनों के बदौलत, जो श्रमिक हैं हजारों की संख्या में जो उपस्थिति हर कार्यक्रम में इनका होता है, यह एकता का एक विशाल जो भारतीय मजदूर संघ जिला में कायम किया है, इन कार्यकर्ताओं के बदौलत
उनका मैं अभिनंदन करते हुए मैं उनका नाम ऐसे जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, निरंजन जी, संजय कुमार फावड़ा, रिंकू कुमारी, गणेश कुमार, कन्हैया शर्मा, कौशल किशोर मंगरू, लालधारी राय, कविता कुमारी, महेश सिंह, जिलाध्यक्ष ठेका मजदूर संघ, सुनीता देवी, प्रदेश अध्यक्ष आशा स्वास्थ्यकर्ता संघ, सुदेना देवी, मध्यान्ह भोजन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री, सियाराम जी नावकोठी, राम पुकार सिंह, रमेश कुमार, मोहम्मद इब्राहिम, हरे राम सरदार जो मटिया मजदूर संघ के हैं, साहेब सरदार, चंद्रमौली सरदार, डॉक्टर घनश्याम जी, कपिल देव शर्मा और ऋषि कुमार विद्यार्थी परिषद के, ब्रजेश कुमार, हमारे बीच उपस्थित श्रमिक विकास परिषद के पदाधिकारी में प्रमोद राम जी, रविशंकर जी अध्यक्ष, पाठक जी, अजय चौधरी जी, उमेश जी, संजय जी, ये सभी उपस्थित हमारे बीच कार्यकर्ता हैं और भारतीय मजदूर संघ के अनुषंगी इकाई के पदाधिकारी हैं, जिनके बदौलत इन कार्यक्रमों को, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और तमाम जो उपस्थित श्रमिक हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और चाहूंगा कि ऐसे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का आप लोग तालियों से एक बार जरूर स्वागत करें। ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय कि दिन रात मजदूरों के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करने वाले हमारे बीच में, मजदूरों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले हमारे बीच में युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय गौतम जी को मैं आमंत्रित करता हूं को आए और अपने विचार को रखें। माननीय गौतम जी। भारतीय मजदूर संघ के इस सभागार में रिफाइनरी टाउनशिप के प्रांगण में उपस्थित दत्तोपंत ठेंगड़े जी के शताब्दी समारोह में सभी उस भाइयों का, माताओं का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जिनके बल पर, जिनके हाथों से भारत की तकदीर लिखी जा रही है और भारत की इमारतें बन रही है। एक बार आज आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। औद्योगिक व्यवस्था रहते हुए भी इस देश में मजदूरों का अपना भूमिका, सहयोग एक हर वक्त निरंतर चलते आ रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया जितनी भी बढ़ जाए, जितने हम आगे चल जाए, लेकिन भारत के मजदूर, भारत के वह कुशल हाथ जो कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े इतिहास लिखते हैं, जिसे दुनिया देखती है, उसे कभी भूला नहीं जा सकता। भारत के अंदर 65% और संगठित क्षेत्र के वैसे किसान, मजदूर जिनके रात दिन के परिश्रम से यह देश बदल रहा है। 21वीं सदी के भारत के लिए वह आगे बढ़ रहा है। कभी कभी होता है कि जिस घर में हम दिया जलाने चले हैं, मेरा ही घर अंधकार में है। देश के अंदर आज भी कहा जाए, वह मजदूरों का सही मायने में हक और अधिकार आज तक नहीं मिला है। श्रम के बदले हम कहा जाए तो मुझे सम्मान क्या मिलेगा, श्रम को हम बेचते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है। सही सम्मान और सही अधिकार आज भी भारत के अंदर मजदूरों को नहीं मिल पाया। नहीं तो 65% आबादी का मजदूरों का यह देश, जिसकी आमदनी प्रत्येक दिन मात्र 165 रुपया प्रत्येक दिन है। क्या 165 रुपये आमदनी से एक व्यक्ति का परिवार चल सकता है? भारतीय मजदूर संघ निरंतर मजदूरों के अधिकार के लिए
लड़ाई लड़ रहा है, उसकी आवाजों को उठा रहा है। लेकिन जब वह मजदूर का घर, वह मजदूर का बगिया शिक्षा से, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, जब उसके बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे, तभी उसकी गरीबी दूर हो सकती है, तभी उसका तकदीर बदला जा सकता है। इस देश में जब भी मजदूरों के लिए रणनीति बनाई जाती है, योजना बनाने वाले, रणनीति बनाने वाले ब्यूरोक्रेट रहते हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है उस गांव की झोपड़ी में और वह खेत के खलिहान में वह किस तरह से जाड़े में, गर्मी में, बरसात में काम कर अपने पेट की भूख को मिटा रहा है। आराम क्या, उसे ऐसो आराम क्या वह जानता है? वह तो जानता है कि एक दिन मजदूरी किए और मुझे परिवार को शाम को यह चलाना है। अगर 4 दिन बारिश अगर हो गई, अगर काम नहीं मिला, तो फिर वह राशन की दुकान से उधार लाए हैं जिसका कि भी पैसा चुकाना है। और कभी प्राकृतिक मार मर गई कि कोई बीमार अगर घर में हो गया, तो एक कर्ज का बोझ और ऊपर आ जाता है। मेरे मित्रों, हम बहुत बदल रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना भी आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। आगे तब हम बढ़ेंगे जब पीछे में खड़ा पिछले पंक्ति का व्यक्ति भी समान अधिकारों के साथ, समान सम्मानों के साथ आगे बढ़ेगा, तब भारत बदलेगा, तब एक मजबूत भारत का निर्माण होगा। और एक अच्छे भारत की जो कल्पना की जाती है, जो दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने किया है, वह विश्वास हम लोगों के बीच और देश को मजबूती की ओर ले जाएगा। सिर्फ कुछ लोगों के चेहरे बदलने से, कुछ महले बदलने से भारत की तकदीर नहीं बदल सकती। लेकिन पॉलिसी मेकर जो होते हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले व्यक्ति हैं, वह एसी में बैठ करके और अपने 4 दीवारी के रूम में बैठ करके वह मजदूरों की पॉलिसी बनाते हैं। वह जानते ही नहीं है कि यह पॉलिसी को जाते जाते उस मजदूरों के पास पहुंचते पहुंचते यह पॉलिसी रास्ते में ही सांस तोड़ देती है। उसके लिए जो विकास की अवधारणा मैंने तय किया है, वह रास्ते में ही दम तोड़ रहा है। जब जब मजदूर ने अपनी बातों को उठाने का काम किया है, कई ऐसे ट्रेड यूनियनों के द्वारा जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर उस मजदूरों को बांटा गया है। मजदूर की कोई जाति नहीं होती है। अरे हम तो वह अनपढ़ गवार हैं जो खेत की खुरपी चलाते हैं, माथे पर टोकरी लेते हैं और 4 मंजिल की भी इमारत हो, वह बांस पर चलकर के उस इमारत का निर्माण करते हैं। मेरी तो जाति ही एक है, वह गरीबी की जात है, मजदूरों की जात है। हमें किस जाति और बंधन में बांट रहे हो? भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र की एकता के साथ, राष्ट्र की मजबूती के साथ मजदूरों की आवाज को उठा रहा है कि देश को भी हम मजबूत करेंगे, समाज को भी मजबूत करेंगे, लेकिन उस घर के झोपड़ी को भी, उस व्यक्ति को भी मजबूत करेंगे। जब तक वह व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, तब तक देश सशक्त रूप से, अस्थायी रूप से लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ वह पिछले पंक्ति के खड़े, वह निर्धन, आर्थिक रूप से कमजोर और शैक्षणिक रूप से व्यक्तियों की आवाज को उठाते हुए एक देश और दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आपको ऐसे संगठनों के साथ चलना होगा। एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना तब हो सकती है जब आप भी खुशहाल रहेंगे, आपके भी बच्चे अच्छे जगह पढ़ सकेंगे, आपके भी गरीबी मुक्त भारत बन सकेगा, आप भी हंसते हुए बिना कर्ज के आगे बढ़ सकेंगे। समाज में आपको भी जब सम्मान और समान अधिकार मिलेगा, तब एक अच्छे राष्ट्र और सशक्त राष्ट्र की कल्पना भारत में की जा सकती है। भारतीय मजदूर संघ यह जरूर कहता है, राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। हम देश के लिए मरेंगे मिटेंगे। जब भी जरूरत पड़ती है तो यह देश का मजदूर, चाहे आजादी की लड़ाई हो, स्वतंत्र आंदोलन में हो, कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं। जब बड़े बड़े योद्धा भी अगर सर छुपाने के लिए आते थे, तो आजादी के समय में उन्हें सर मिलता था, उसी झोपड़ी में वह छुपा करके, और आजादी की लड़ाई में अपने भूखे रह करके भी मजदूर वह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के योद्धा को रोटी खिलाते थे और आजादी की लड़ाई में जितना ही था अपना योगदान देते थे। कभी भी ये पीछे नहीं रहे, लेकिन पीछे रहे हैं। आज भी सम्मान का दरकार है, आज भी सही सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अधिकार की बात तो दूसरी होती है। आज भी दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में आर्थिक आधार पर तय किया जाता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारा अधिकार यहां है। लेकिन जब भारतीय मजदूर संघ ऐसे राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ करके हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, जन्म हुआ है, मृत्यु सत्य है, लेकिन एक भय जरूर है हमारा
कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ते रहे, हमारा तिरंगा आगे फहरते रहे, हम कभी भी मेरी जान जाए तो जाए लेकिन हम भारत के अस्मिता को झुकने नहीं देंगे। इस भाव से देश के करोड़ों करोड़ मजदूर आज भारतीय मजदूर संघ से जुड़ करके काम कर रहे हैं, विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं। मजदूर संघ भी मजदूरों के हर वक्त कष्ट को, उसकी पीड़ा को समझते हुए सरकारों के साथ अपनी बातों को रख रहा है। तभी आप देखते होंगे कि आज बिहार में श्रम मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो कई योजनाएं मजदूरों के लिए और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए चली, जो कि भवन निर्माण में काम करते हैं। शताब्दी योजना हुई, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन करके कई तरह का लाभ दिया जा रहा है ताकि झोपड़ी के बच्चे भी अब पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बन सके। प्रधानमंत्री जी ने यह योजना को लागू करने के लिए एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू हुआ, जो 18 साल से 40 साल के जो भी नौजवान हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और आर्थिक रूप से जितना वह जमा करेंगे, प्रतिभा मैं भी जमा करूंगा, सरकार भी जमा करेगी और 60 साल के बाद भी उन्हें 3000 की पेंशन योजना दी जा सके। ये वामपंथी लोग एकक को किडनैप करके वो अलग ले गए, तो उस समय जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे वो एकक से टूट के अलग हुए और कांग्रेस के लोगों ने अपना एक श्रम संगठन इंटक बनाया। तो अभी इंटक और एटक दो हो गए। अब एटक भी, एटक पर वामपंथी सीपीआई का वर्चस्व रहा, वहां भी उन दोनों की जमी नहीं, तो सीपीआई टूटकर सीपीआई और सीपीएम बना, सीपीआई और सीपीएम बना, तो एटक भी टूट करके सीटू और एटक बना। फिर समाजवादियों का एक विघटन हुआ, उन्होंने फिर एचएमएस बनाया। इंटक से हट करके जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे वो इंटक से अलग होकर के एचएमएस बनाया। एचएमएस भी नहीं रह सका एक साथ, उनमें भी एचएमपीके करके बना। लेकिन भारतीय मजदूर संघ 1955 से आज तक हिमालय की तरह अटूट खड़ा है। यह आप सभी के लिए गर्व का विषय है। अगर हम भी किसी राजनीतिक दल से होते, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारा भाजपा हमारे विचार की राजनीतिक दल है, ये सत्य है। ये सत्य है कि हम और दोनों एक ही मां के कोख से उपजे हुए हैं, पैदा हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन हमारे उनकी कभी कोई मेल नहीं होती। आज भारतीय जनता पार्टी बना, इसके पहले वो जनसंघ था। अगर हम उनके साथ रहते तो शायद भारतीय मजदूर संघ भी कुछ दूसरा बना रहता। वो अपने उनकी कार्यक्षेत्र है, हमारा अपना कार्यक्षेत्र है। हमारे उनके बीच इतना ही समानता हो सकता है कि वो भी एक राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, हम भी राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए मित्रों, आज भारतीय मजदूर संघ पिछले 66 वर्षों से अगर अटूट है तो उसका मूल कारण है कि हम किसी बैसाखी पर कभी खड़ा होने का प्रयास नहीं किया। और इसके संस्थापक अभी हमारे गंगा बाबू बोल रहे थे, जब इसकी स्थापना हुई 1955 में, तब हमारा न कोई कार्यालय था, न हमारे पास कोई कोष था, न हमारी कोई सदस्य था। उन्होंने ठीक बताया कि मीडिया के मित्रों ने दत्तोपंत जी से पूछा कि आप राष्ट्रीय स्तर का केंद्रीय श्रम संगठन की घोषणा आप भोपाल में कर रहे हैं, आपका न कोई सदस्य है, न आपका कोई कार्यालय है, न आपका कोई कार्यकर्ता है। तो कहा कि बिल्कुल नहीं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सदस्य एक हमारे पास है। वो कौन सा सदस्य है? तो भगवान विश्वकर्मा को भारतीय मजदूर संघ ने अपना प्रणेता माना है। भारतीय मजदूर संघ का ही नहीं, इस पूरे विश्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का अगर आर्किटेक्चर कोई है, कोई निर्माता है, तो भगवान विश्वकर्मा है, जिसको हम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर
तो तब प्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जब आपके पास कोई नहीं है तब तो ये कोई पागल ही इस संगठन को चलाएगा। और मित्रों, वास्तविकता है कि आज अगर ये संगठन चल रहा है तो आप जैसे पागलों के भरोसे ही चल रहा है। इस हॉल में आप बैठे हो, पीछे आप नजर दौड़ा कर देखें, यहाँ कई बड़े बड़े उद्योग हैं, IOC, NTPC, फर्टिलाइजर, क्या क्या होगा, राज्य कर्मचारी होंगे। आप पलट कर देख लें, अगर इस हॉल में 90% अगर संख्या है तो असंगठित क्षेत्र की माताओं और बहनों का संख्या है। ये पागलों का ही संगठन है, ये चतुरों का कभी संगठन नहीं रहा। जिन्हें चतुराई करना, जिन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय मजदूर संघ में हमारा कोई लाभ होगा, यहाँ लाभ कुछ भी नहीं है मित्रों। ये सब जितने लोग इसमें लगे हैं सबको पागलपन है। पागलपन किस बात का है? पागलपन हमको इस बात का है, इस राष्ट्र को मुझे परम वैभव पर ले जाना है। जाएगा नहीं जाएगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमारे जुनून सवार है। आप भाई बहनों को जुनून सवार है। इस गर्मी में आप बैठे हो केवल यह जानने के लिए कि हम कैसे संगठन में हैं, मुझे भविष्य में क्या करना है। इसलिए होना चाहिए कि हम वहाँ AC में जाकर सोएंगे और महीने का 1 लाख रुपया मुझे मेरे पॉकेट में सैलरी मिले, आना चाहिए। इसलिए सरकार, उद्योग जहन्नुम में जाए, ये देश जहन्नुम में जाए, मुझे 1 लाख रुपया सैलरी मिलना चाहिए बिना काम किए। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण अगर होगा, श्रमिकों के बीच हम राष्ट्र भावना को अगर जागृत करेंगे तो हमारा उद्योग भी खड़ा रहेगा, हमारा राष्ट्र भी खड़ा रहेगा। कोई भी ऐसा, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की बिना मजदूरों के राष्ट्रीयता के कारण, आप चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, आप बगल में जाकर देखिए, वहां के मजदूरों की हिम्मत नहीं है कि सरकार के विरुद्ध कुछ बोल सके। आज आप कोई लोकतंत्र में आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप सरकार को रोज नरेंद्र मोदी को आप गाली देते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने मजदूरों में राष्ट्र भावना जागृत करने का उद्देश्य को लेकर चला। आज हमारा यह सफल प्रयोग रहा। आप सब पुराने कार्यकर्ताओं को ध्यान में होगा, जब रेलवे का जब हड़ताल हुआ था 74-75 का दिन याद कीजिए, 25 दिन का वो हड़ताल था, तब हमारी रेलवे में कोई यूनियन नहीं थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ये HMS और वामपंथी यूनियनों के लोग, आपके ध्यान में होगा, तो रेल के डब्बे जला रहे थे, रेल के लाइन उठा रहे थे अपने अधिकार और अपने हक के लिए। केवल उन्होंने राष्ट्रीय क्षति को कभी ध्यान में नहीं लाया कि यह रेलवे जो है राष्ट्रीय संपत्ति है। तब इंदिरा गांधी ने दत्तोपंत जी को बुलाकर कहा कि इस आंदोलन को आप नेतृत्व कीजिए, इस आंदोलन को संभालिए, इस आंदोलन को सही परिणति पर ले जाइए। और तब से भारतीय मजदूर संघ रेलवे में एक शक्ति के रूप में उभरा। और तब वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, बीजेपी की प्रधानमंत्री नहीं थी। फिर भी भारतीय मजदूर संघ के कमिटमेंट, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्र के प्रति आस्था को देख करके उस विरोधी दल के लिए सरकार ने आपके नेतृत्व को आमंत्रित किया। आज भी तो इतने श्रम संगठन है, लेकिन आज भी सरकार को अगर सकारात्मक सहयोग की जहां आवश्यकता पड़ती है, भारतीय मजदूर संघ को ढूंढा जाता है। अभी कोरोना काल, इस आपदा में आप सभी लोग सड़क पर उतरकर, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई NGO, कोई श्रम संगठन की हिम्मत नहीं हुई सड़क पर उतरने के लिए, आप जान हथेली पर लेकर के आपने सेवा कार्य किया। आज भी आप कोविड के लिए आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आप भोजन पैकेट बांट रहे हैं, आप मास्क बांट रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लीजिए। ये भारतीय मजदूर संघ ने आपको ऐसा संस्कार दिया है। आप अपने राष्ट्रीय दायित्व को, सामाजिक दायित्व को आपने समझा है, इसलिए आप
आपके मन में है कि मुझे सेवा करना चाहिए, समाज के अन्य लोग भी हमारे अंग हैं, इसलिए भारतीय मजदूर संघ को सरकार भी सुनती है, सरकार भी समझती है। आज चाहे इस वैश्विक आपदा में राजनीतिक दल, अन्य श्रम संगठन के लोग सरकार पर आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, मित्रों दुनिया की कोई भी सरकार आपदा के समय तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि समाज उसके साथ खड़ा नहीं हो। और आपने सरकार के साथ, समाज के साथ खड़ा होकर के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मित्रों आपने हेल्प डेस्क चलाया है, हमने भारतीय मजदूर संघ से कोई आपको निर्देश नहीं दिया था, लेकिन आप स्वस्फूर्त हेल्प डेस्क चला करके प्रवासी मजदूरों को आपने उनको भोजन की व्यवस्था किया, उनके लिए दवा की व्यवस्था किया, उनको राशन कार्ड नहीं, आपने राशन कार्ड बंटवाने का व्यवस्था किया, मुफ्त अनाज बंटवाने की व्यवस्था किया, उनको डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से उनका अकाउंट खुलवाया, उनके अकाउंट में आपने पैसा डलवाया, आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया, ये सब आपने किया। ये भारतीय मजदूर संघ के सदस्य होने के कारण करना था, ये नहीं करना था, लेकिन आप चूंकि राष्ट्रभक्त मजदूर हो, आप में राष्ट्रीयता की भावना है, इसलिए आप अपना दायित्व समझकर आपने ऐसा किया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ की अगर लोकप्रियता बढ़ी है आपके बीच, मजदूरों के बीच, तो इसलिए कि हमने नारा दिया कि मजदूरों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। उसी तरह मित्रों हमने अगला नारा दिया कि राष्ट्र का औद्योगिकरण होना चाहिए। राष्ट्र का औद्योगिकरण से मजदूर को क्या मतलब है? लेकिन मित्रों अगर औद्योगिकरण नहीं होगा तो आज जो हम बेरोजगारी की चिल्ला रहे हैं, ये बेरोजगारी कैसे खत्म होगा? इसलिए राष्ट्र का औद्योगिकरण हो, उद्योगों का श्रमिकीकरण हो, ये हमारे तीन जो मूल सिद्धांत हैं सारे श्रम संगठनों से अलग है। और आज सरकार भी भारतीय मजदूर संघ के इस सिद्धांत को मानने के लिए बाध्य है। आज सरकार हमसे सलाह पूछती है कि आज इस परिस्थिति में जॉब क्रिएशन कैसे होगा। हमने एमएसएमई के लिए सरकार को सलाह दिया। पहली बार किसी सरकार ने 70 वर्षों में किसी सरकार ने एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए 20,000 करोड़ का सब्सिडी दिया। आज के पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकारें सब्सिडी देती थी, आज यहाँ उद्योग लगाया, लोन लिया, दिवालिया घोषित किया, उसका लोन माफ हुआ, दूसरे जगह जाकर के फिर उसने उद्योग लगाया। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने अभी सरकार को यह सुझाव दिया कि आज अगर आपको रोजगार पैदा करना है तो स्थानीय स्तर पर रोजगार जब पैदा होगा तभी वहां स्थानीय स्तर के मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तो सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए सरकार ने दिया। ये पहली बार किसी सरकार ने लोकल क्लस्टर बनाया। बिहार में भी दरभंगा में भारतीय मजदूर संघ ने सुझाव दिया कि मखाना पैदा होता है, इस मखाने का मार्केटिंग नहीं है, इस मखाने का यहाँ होने पौने दाम में बिकता है, यहाँ आम है, लीची है, अगर हम इसको बाजार उपलब्ध कराएंगे तो यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को भी फायदा होगा। इसलिए भारतीय मजदूर संघ रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन में विश्वास करता है। सरकार अगर हमसे कोई सुझाव मांगती है, हम सकारात्मक सुझाव देते हैं, हम सकारात्मक सुझाव देते हैं, इसलिए सरकार हमारे सुझाव को स्वीकार करती है और उस स्वीकार सुझाव के कारण हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। आज इस कोविड काल में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपको बेड ऑक्सीजन नहीं मिलता था। भारतीय मजदूर संघ ने पहल करके ये ईएसआई हॉस्पिटल, अभी आपके जिला मंत्री ने बताया कि यहाँ ईएसआई हॉस्पिटल तुरंत होगा, इधर तुरंत होगा, अगर नहीं होता है तो आप उसको केंद्र को भेजिए। ईएसआई हॉस्पिटल के माध्यम से अभी
मजदूरों को उनको बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलता और आज भी शायद वैक्सीन नहीं मिल रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश के स्तर पर आवाज उठाया कि ये सारी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी नहीं खुलती है, डिस्पेंसरी को खुलवाओ, डिस्पेंसरी के माध्यम से गांव देहात के मजदूरों को वैक्सीन उपलब्ध कराओ। और सरकार ने इस विषय को स्वीकार किया और आज अभी नए श्रम मंत्री ने सभी ईएसआई डिस्पेंसरी को निर्देश दिया है और 75% वैक्सीन राज्यों को मिल रहा है। बाकी एंटी नेशनल असामाजिक तत्वों ने इस वैक्सीन के प्रति कितना दुष्प्रचार किया मित्रों। हमको किसी सरकार ने नहीं कहा, लेकिन आप सबों ने वैक्सीन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। हम समाज के प्रति जिम्मेवार हैं। अगर हमने आज प्रवासी मजदूरों को सेवा किया, वो इसलिए नहीं किया, किसी से हम ये नहीं पूछते कि आप भारतीय मजदूर संघ के सदस्य हो कि नहीं हो। वह मजदूर है, वह पीड़ित है, इसलिए हमारा धर्म बनता है उसका सेवा करने के लिए। हम मित्रों केवल गीत नहीं गाते, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम केवल गीत नहीं गाते, हम करके दिखाते हैं। इसलिए आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के बीच लोकप्रियता हासिल किया है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे श्रम संगठन के आप सदस्य हो जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। और वही कारण है कि चाहे केंद्र की राज्य की कोई भी सरकारें हो, आपको स्वीकार करती है, आपके सुझाव को स्वीकार करती है। लेकिन मुझे मित्रों आज इस अवसर पर गर्व भी नहीं होना चाहिए कि हम इस देश के सबसे बड़े श्रम संगठन के सदस्य हो गए हैं, इसलिए मुझे घर में सो जाना चाहिए। अब मुझे आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। इन सारे चुनौतियों का भी सामना करना हमारे और आपके कंधे पर ही है मित्रों। अभी कई मित्रों ने इस श्रम संगठन को गैर राजनीतिक श्रम संगठन बताया है, लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं, आपको लगता है क्या? आप बड़े गर्व से कहते हैं कि केंद्र में हमारे विचार की सरकार है, आज अपनी सरकार है। आपको भी अभी अपेक्षा बड़ी होगी कि गिरिराज सिंह जी यहाँ के मंत्री हैं, बीएमएस के हम हैं, हमारे ऑर्डर पर उनको चलना चाहिए। वो आज नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? मित्रों, मजदूरों की कभी कोई सरकार नहीं होती है। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सरकार की नीतियां पूंजीपति तय करते हैं। अदानी अंबानी कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, वो उतने ही चैन से उतने ही वो ऐश करेंगे। इसलिए हमें यह भ्रम नहीं पालना